अब जो लास्ट दो एग्जांपल इसमें बचा हुआ है हम लोग का फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्राइडल और क्राफ्ट्स दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, दोनों एक साथ वर्क करके ऐसे रिएक्शंस को डेवलप किए, इसलिए उन्हीं का नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ गया फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। रिएक्शन दोनों जो है सिमिलर है। फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन जनरली अल्काइल है, या वैसा कोई भी ऑर्गेनिक स्पीशीज जो अल्काइल ग्रुप जनरेट कर सकता हो, जो अल्काइल केटायन जनरेट कर सकता हो रिएक्शन के दरमियान, उससे करवाया जाता है कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट या फिर कोई और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि अल्काइल ग्रुप जाकर के बेंजीन में जुड़ जाता है और अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब जहां अल्काइल जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, अभी बचा हुआ HX बन जाएगा। सेम रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया जाता है फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से होता है, एसिड क्लोराइड RCOCl से। तो इस दरमियान बेंजीन का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो है ऐसा HCl बाहर हो जाता है और इस COR ग्रुप जाकर के बेंजीन में जुड़ जाएगा, तो एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है बेंजीन में COR, इस ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए रिएक्शन को बोलेंगे एसाइलेशन। और यहां बेंजीन रिंग में R जुड़ रहा है एंड R इज द अल्काइल ग्रुप। तो चूंकि यहां अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए कहलाएगा अल्काइलेशन। तो बेंजीन में अल्काइल ग्रुप जुड़ा तो फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, और यदि बेंजीन में एसाइल ग्रुप जुड़ा तो फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। मैकेनिज्म जो अभी तक देखते आ रहे हैं वही है, 3 स्टेप को फॉलो करना है हम लोग को। सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे, तो इस कैटलिस्ट और इसकी मदद से। सपोज यहां जो है RX के जगह हम लोग कोई ले लें CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ऐसा CH3 तो यहां HCl बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो CH3Cl है कंबाइन करेगा इस कैटलिस्ट से। लेविस एसिड कैटलिस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, तो लेविस एसिड कैटलिस्ट मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अभी इसका वैलेंस में यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन बॉन्ड सही जाकर के यहां जुड़ेगा, तो इस CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस AlCl4-। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो अगला स्टेप में जो हम लोग रिएक्शन करवाते थे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, CH3+ ऐसा, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स जाकर के बनता था यहां पॉजिटिव चार्ज HCH3। फिर इसका आगे ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेप शुरू होगा और फिर फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन बाहर करके जो है मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन। यही 3 स्टेप इसमें हुआ। इसमें भी वही चीज है कि जो एसिड क्लोराइड हमने लेकर के रखा है ये कंबाइन करेगा AlCl3 से, ऐसा। तो ये फिर से यहां क्लोरीन जाकर के जुड़ेगा, तो RCO पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बन जाएगा AlCl4-। इसका यहाँ रेजोनेंस हम लोग शो कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ करके, ऐसा। तो ये जाएगा RC, तो ऐसे लीनियर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड O एक पॉजिटिव यहाँ, ऐसा। इस केस में जो है दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा है, इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन कार्बन का नहीं है, इसका रेजोनेंस हम लोग यहाँ केवल शो किए हैं। मतलब इस जगह पे इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा, एसाइलियम आयन। और अगला स्टेप में वही इलेक्ट्रोफाइल के ग्रुप जाकर के अटैक करेगा, मतलब बेंजीन रिंग में, ऐसा कि RCO+ पाई इलेक्ट्रॉन से यहां अटैक हुआ, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ H और E। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वही कार्बन जाकर के जुड़ेगा बेंजीन रिंग में, तो RCO और यहां ऐसा इस तरह हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव। फिर अगला स्टेप में इसका रेजोनेंस करेंगे, लास्ट में H+ निकाल के प्रोडक्ट बना देंगे। तो स्टेप्स जो है सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑलमोस्ट सेम है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, फिर इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन में अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ और लास्टली जो है उससे प्रोटॉन निकालो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो। तो जो 5 एग्जांपल्स हमने देखा, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ये पांचों बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं बेंजीन से रिलेटेड। मतलब कोई भी चैप्टर में हम लोग बेंजीन के
बारे में पढ़े, चाहे हेलोएरिन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्डिहाइड, कीटोन हो, एमीन्स हो, हर रिएक्शन में जो है या हर चैप्टर में बेंजीनियरिंग आएगा। और जहां भी बेंजीनियरिंग आया इस पांचों रिएक्शन को हम लोग को फिर से डिस्कस करना होगा। तो वहां ऐसे मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस नहीं किया जाएगा, बस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। समझना इसको अभी है कि पांचों रिएक्शंस है क्या, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बोर्ड का एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक से बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। अब यदि यही दोनों रिएक्शन को आपस में कंपेयर करें, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, पूछा जाए कि दोनों में बेहतर कौन है, तो दोनों में बेहतर होता है फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। कैसे होता है उसको देखें। इस रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफाइल बनता है अल्काइल, अल्काइल कार्बोकेटायन, यहां इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है एसाइलियम आयन। इसमें जो है ना कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है। जब कार्बोकेटायन डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो बताया थे कि इसमें जो है रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कंसीडर करें। फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, अल्काइलेशन है। जैसे यदि बेंजीन का रिएक्शन ऐसा CH3 CH2 CH2 Cl से करवाएं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लोरीन चूंकि इस कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है तो यही कार्बन जाकर के बेंजीन में जुड़ेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH2 CH2 CH3। दिस इज एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, जैसा भी जो हमने बताया उसके आधार पर। बट एन प्रोपाइल बेंजीन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐसा बनता है, ऐसा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन, मतलब ये बीच वाला कार्बन आकर के जुड़ता है इसमें। कैसे रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ इस रिएक्शन के दरमियान कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हम लोग करते हैं, जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है, तो AlCl3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा, और ये बनता है कार्बोकेटायन CH3CH2+। अभी 1 डिग्री कार्बन है, ऑब्वियसली 1 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, तो होगा क्या कि जो सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन है ना, ये जाकर के यहां शिफ्ट करेगा। दिस इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड सहित एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट कर जाएगा। ये 1,2 कार्बन का नंबरिंग नॉमेनक्लेचर वाला नहीं समझना है, 1,2 पोजीशन को बता रहा है कि हाइड्राइड ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब पूरा हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो क्या इसमें बनेगा CH3 CH CH3, इस पर यहां आ जाएगा प्लस, और ये 2 डिग्री कार्बन है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीच वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो यहाँ बेंजीन रिंग का अटैक होगा इस किनारे वाला कार्बन पे नहीं बल्कि इस बीच वाला कार्बन पे, और तब प्रोडक्ट बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज द फैक्टर, कि यदि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ तो आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो रिएक्शन के दरमियान वो प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। तो ये जो है प्रिकॉशन लेना पड़ता है अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन के दरमियान, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। एसाइलेशन में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। अब बात है कि यदि नॉर्मल अल्काइल ग्रुप मतलब लीनियर एन अल्काइल ग्रुप बेंजीन में जोड़ना हो तब रिएक्शन हम लोग कैसे करवाएंगे। डायरेक्ट करवा रहे हैं तब तो इसमें अरेंज होकर के आइसो वगैरह बन जा रहा है। तो इसमें एन ग्रुप लाने के लिए क्या किया जाता है कि पहले जो है इसका एसाइलेशन करवाया जाता है और तब इस एसाइलेशन का रिडक्शन होकर के जो है हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो रिएक्शन आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। फिलहाल याद रखें कि फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन दोनों में एसाइलेशन जो है ज्यादा बेटर है अल्काइलेशन के तुलना में। ये पांचों रिएक्शन आप लोग नोट्स में जरूर जाकर के देखो और बढ़िया से जो है इसको याद करो, बढ़िया से कंसेप्ट को अच्छा करो।
सो अभी हमने जो देखा बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने क्या बताया था कि यदि बेंजीन का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाएं तो यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में जो 6 कार्बन है 6 में से कोई भी कार्बन में जाकर के जुड़ सकता है। इस कार्बन में जुड़े या यहाँ जुड़े, 6 में से कहीं कोई कार्बन के हम जोड़ दे एक ही प्रोडक्ट आएगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बेंजीन में जब एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए ऐसा, तो बेंजीन में यहाँ अभी भी 3 फाइल होंगे ऐसा, तो बेंजीन तो अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। तो जब यदि इसका एक बार फिर से रिएक्शन करवाया जाए इलेक्ट्रोफाइल से, तो अब यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में कहीं भी नहीं जुड़ सकता है। पहला इलेक्ट्रोफाइल जोड़े तो 6 में से कोई भी कार्बन नहीं जुड़े। अब जब एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, उसके बाद जब इसका फिर से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, तो अब कोई भी पोजीशन पे या इलेक्ट्रोफाइल जाकर के नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि जब एक ग्रुप इसमें आ गया तो अब सब पोजीशन अलग अलग हो गया। ई हुआ 1 पोजीशन, तो इस 1 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। इधर से भी देखें तो 1 2 कहलाएगा ऑर्थो, 1 2 3 मेटा, 1 2 3 मेटा और 1 2 3 4 पारा। मतलब अब बेंजीन में अलग अलग पोजीशन आया, ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, पारा पोजीशन है। तो यदि इसका इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो या तो इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो पे जुड़ सकता है, ये 1 2 ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर 1 3 पे जुड़ेगा ऐसा 1 2 3 मेटा प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर 1 4 पे जाके जुड़ेगा ऐसा 1 2 3 4, तो इसको हम लोग पारा बोल सकते हैं। तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, यदि बेंजीन में एक ग्रुप ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, उसके बाद उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से हम लोग करवा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वह इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जुड़े, मेटा पर जुड़े या पारा पर जुड़े। तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर के जुड़ेगा? तीनों में से जो है तीनों प्रोडक्ट नहीं बने, कोई एक या 2 प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये जानना हम लोग को अब जरूरी है कि तीनों में से कैसा प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दरमियान। तो यहाँ कैसा प्रोडक्ट बनेगा ना, ये सब डिपेंड करता है कि यहाँ पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वह किस नेचर का है। बेंजीन रिंग में ऑलरेडी जो एक ग्रुप प्रेजेंट है वह किस नेचर का है। किस नेचर कहने का मतलब कि क्या यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आधार पर जो है हम लोग इस रिएक्शन के प्रोडक्ट का नेचर पता करेंगे। यदि बेंजीन रिंग में लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिस पर लोन पेयर रहेगा, जैसे कोई हाइड्रोजन है OH ग्रुप को लोन पेयर होता है, NH2 ग्रुप ईथर का ग्रुप, इस टाइप का कोई ग्रुप जिस पर लोन पेयर हो। तो याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इस सब ग्रुप को बोला जाता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये सभी ग्रुप्स इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पारा में जोड़ेंगे। मतलब अब यदि इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाया जाए तो वह इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, ऐसा पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दे, और पारा पर ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ देंगे, पारा प्रोडक्ट और दोनों प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम बनेगा वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन कंडीशन पे। लेकिन एक बात जो हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जिस पर लोन पेयर हो, जो ग्रुप प्लस R इफेक्ट रखता हो, रेजोनेंस से अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता हो, तो ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे जोड़ेंगे या पारा पे। क्यों, आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब यदि बेंजीन में जो यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले ले, जैसे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हमने बताया है कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, Cl साइनाइड ग्रुप है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसा। तो वैसे ग्रुप जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है सभी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ग्रुप में जो है -R इफेक्ट होता है। -R इफेक्ट मतलब रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन
के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे ये सभी ग्रुप। और इस टाइप के ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये सभी ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़ेंगे, मेटा पोजीशन पे। तो यदि इस रिएक्शन का हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा मतलब 1 2 3 यहाँ जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और मेटा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। तो यदि बेंजीन रिंग में पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे जुड़ करके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि बेंजीन रिंग में पहले से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पे जुड़ेगा। तो केवल पहचानना है कि ग्रुप जो लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। कैसे पहचानेंगे बात जो हम बताया यहाँ भी और रेजोनेंस इफेक्ट में भी इसको हमने बताया। अब कि वैसा क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन के लिए जो है दो एग्जांपल हमने लेकर के रखा है एनिलीन और बेंजल्डिहाइड का। एनिलीन के केस में क्या है कि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और बेंजल्डिहाइड में यहाँ जो ग्रुप है इसमें डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। दोनों का रेजोनेंस हमने कंसीडर किया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस R इफेक्ट, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन की तरफ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस R इफेक्ट की क्या क्या कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ कर दिया। तो एनिलीन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि बेंजीन का कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज ऐसा नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है सब जगह पे नहीं आ रहा है, 1 2 ऑर्थो पे आया है, ये 1 4 पारा पे आया है, फिर 1 2 ऑर्थो पे आया है। फाइनल हाइब्रिड में भी हमने वही दिखाया है कि 1 2 3 4 5 6 ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है नेगेटिव चार्ज और ये पारा पोजीशन है यहाँ भी क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वह ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन के तरफ और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है आसानी से जाकर के जुड़ेगा इस रिंग में। लेकिन एक बात और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना ऑर्थो पे आया, पारा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, ये जो मेटा पोजीशन हम लोग का बचा हुआ रह गया इस मेटा पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। तीनों स्ट्रक्चर में देखें किसी में नहीं आया। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा जरूर पहले की तुलना में, लेकिन सारे पोजीशंस पर एक जैसा नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली कहां इंक्रीज किया तो ऑर्थो और पारा पे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन का ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे ही जुड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा रहेगा वहीं जाकर के जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ऑर्थो और पारा पे, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा ऑर्थो और पारा पे। लेकिन यदि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऐसा। अभी जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन कम है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात हम लोग और देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो ऑर्थो पे आया है, पारा पे आया है और फिर ऑर्थो पे आया है ऐसा। ये जो मेटा पोजीशन है ना इस पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है ऐसा। मतलब इस बार जो इलेक्ट्रॉन घट रहा है वह बेंजीन में घट जरूर रहा है लेकिन बेंजीन का सारे पोजीशन में नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिड्यूस हो रहा है वो मेनली ऑर्थो और पारा पे हो रहा है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुआ है। तो यदि इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल को से करवाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जाकर के मेटा पर जुड़ेगा क्योंकि मेटा पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है ऑर्थो और पारा पे, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन घटाता है ऑर्थो और पारा पे, मतलब मेटा पे नहीं घटाता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जाकर के मेटा पे जुड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें कि यदि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा।
ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज आसानी से जुड़ सकता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव है। अभी दो पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरैक्ट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यदि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? जब बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तब। अब यदि तीनों को कंपेयर करें तो बेंजीन यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर केवल बेंजीन जिसमें कोई ग्रुप नहीं हो, और सबसे कम बेंजीन जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। ऐसा तो यही रिएक्टिविटी ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि यदि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उससे कम केवल बेंजीन जिसमें कोई ग्रुप नहीं है, सबसे कम रिएक्टिव होता है जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो ये जनरल फैक्ट है। इसके अलावा जो मेन बात बता कि चूंकि मेटा डायरेक्टिव में हम लोग का दो पार्ट बन रहा है इसमें, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है इस केस में दो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो और पारा। अब ऑर्थो और पारा में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा? बनेगा दोनों, अधिक कौन बनेगा? तो यहां से यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऑर्थो पर नेगेटिव दो बार आया है और ये पारा पर नेगेटिव एक बार आया है। ऑर्थो पारा, यहाँ नेगेटिव चार्ज दो बार आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक बार आया, मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किसकी तुलना में? पारा पे। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट का रेशियो है वो 2:1 का होगा। मतलब यदि ऑर्थो प्रोडक्ट दो बन रहा है तो पारा जो है सो एक बने, रेशियो इसका 2:1 का, हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा रेयरली ही होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पारा प्रोडक्ट इज द मेजर एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज द माइनर। ऑर्थो प्रोडक्ट कम होता है और पारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा बनता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए बहुत सारा फैक्टर होता है। बहुत सारा फैक्टर में दो फैक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे अभी। दो फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे? तो सपोज जैसे यही अभी एग्जांपल हमने देखा कि बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा हुआ था, ऐसा। तो E हुआ ऑर्थो पोजीशन, E भी हुआ ऑर्थो, E हुआ पारा। इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जोड़ दें, इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जोड़ दें, इलेक्ट्रोफाइल यहां। ये ऑर्थो वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इस ग्रुप से जस्ट नजदीक है। अगर बगल दोनों ग्रुप है तो ऑब्वियसली दोनों में रिपल्सन होगा। इसी को हम लोग स्टेरिक रिपल्सन बोलेंगे, स्टेरिक रिपल्सन। और इस रिपल्सन के चलते जो है प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा बात हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ ये जो बेंजीन का कार्बन है और ये नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है कार्बन से, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे जरूर रहा है प्लस आर इफेक्ट, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी तो करेगा, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है दिस इज माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें दोनों है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसमें माइनस आई इफेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बढ़ने से इसका प्रभाव कम होते जाता है। अब नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ई कार्बन फिर इस सिग्मा का खींचेगा और बदले में फिर जो है इधर जाएगा और ये फिर जो है तो फिर इधर जाएगा। मतलब ऑर्थो पोजीशन इस ग्रुप के जस्ट बगल में है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का खींचेगा ये वाला ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इससे कम खींचेगा मेटा वाला का और सबसे कम खींचेगा पारा का, क्योंकि इस ग्रुप से पारा का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ये दोनों फैक्टर को मिला करके देखें, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, तो दोनों के आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि पारा जो है ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो की तुलना में। ऑर्थो में स्टेरिक रिपल्सन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज कर गया माइनस आई इफेक्ट के चलते। पारा में ये दोनों बात नहीं है, ना तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन है और ना ही यहाँ माइनस आई इफेक्ट है। तो दोनों फैक्टर के आधार पर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि पारा प्रोडक्ट इज द मेजर in comparison to ortho most of the chemical reaction या most of the electrophilic substitution reaction में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम लोगों ने देखा, बार बार इसको देखो, आप लोग प्रैक्टिस करो, नोट्स से करो,
ताकि आगे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आसान